नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके की इस स्पेशल क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी नदी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। जी हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी जिसका पूरा विश्लेषण हम आज करेंगे। तो चलिए आज चंबल नदी के पूरे सिस्टम को, इसके हर एक पहलू को बहुत ही डिटेल में समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले चंबल नदी के उद्गम और उसके बेसिक परिचय से अपनी बात शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी और सबसे लंबी सहायक नदी मतलब ट्रिब्यूटरी है। अब क्योंकि यमुना नदी आगे जाके गंगा में मिल जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चंबल नदी भी इनडायरेक्टली विशाल गंगा नदी प्रणाली का ही एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो सवाल उठता है कि ये निकलती कहाँ से हैं? इसका उद्गम स्थल क्या है? स्टूडेंट्स, ये 3 नाम जो अभी मैं बताने वाली हूँ परीक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। ध्यान से सुनिएगा। चंबल नदी निकलती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में इंदौर के पास विंध्य पर्वत श्रृंखला है और उस श्रृंखला की जानापाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। तो तीनों चीजें याद रखनी है। राज्य है मध्य प्रदेश, पर्वत श्रृंखला है विंध्य और पहाड़ी है जानापाव। दोस्तों, आप बात करते हैं इसकी कुल लंबाई की। चंबल नदी की जो टोटल लेंथ है वो है 1024 किलोमीटर। और एक और खास बात, ये एक सदाबहार नदी है। सदाबहार का मतलब होता है जिसमें साल के 12 महीने पानी बहता रहता है। और यही चीज इसे राजस्थान के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। तो हमने इसका ओरिजिन देख लिया, लंबाई देख ली। अब चलिए इस नदी के सफर पर चलते हैं। देखते हैं कि ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और रास्ते में कौन कौन सी अनोखी ज्योग्राफिकल आकृतियां बनाती है। दोस्तों, चंबल का जो पूरा सफर है ना वो 3 बड़े राज्यों से होकर गुजरता है। देखिए, ये मध्य प्रदेश से तो निकलती ही है, जैसा हमने अभी देखा। वहां से ये राजस्थान में एंटर करती है। इसके बाद ये एक बहुत लंबा रास्ता राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एक नेचुरल बॉर्डर बनाते हुए तय करती है। फिर ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती है और आखिर में उत्तर प्रदेश में इटावा के पास ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। अब जरा खास तौर पर राजस्थान की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो 2 पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। पहला, चंबल नदी राजस्थान में एंटर कहाँ से करती है? तो जगह का नाम है चौरासीगढ़ जो चित्तौड़गढ़ जिले में है। और दूसरा, ये राजस्थान के कितने जिलों से बहती है? तो जवाब है 6 जिलों से। और इनका क्रम, इनका ऑर्डर भी याद रखना है। सबसे पहले चित्तौड़गढ़, फिर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और आखिर में धौलपुर। दोस्तों, चंबल नदी की जो सबसे बड़ी पहचान है, उसकी ज्योग्राफिकल खासियत, वो है उसके बनाए हुए बीहड़। इसे इंग्लिश में बैडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। अब ये होता क्या है? होता ये है दोस्तों कि नदी का बहाव इतना तेज होता है कि वो मिट्टी को बहुत गहराई तक काट देता है, जिससे गहरी गहरी नालियां और ऊबड़ खाबड़ जमीन बन जाती है। इसी को बीहड़ कहते हैं। और आप तो जानते ही हैं, यही वो इलाका है जो डाकुओं की शरणस्थली के रूप में मशहूर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे चंबल रिवर सिस्टम के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से की, और वो है इसकी सहायक नदियां, मतलब इसकी ट्रिब्यूटरीज। यहाँ से भी एग्जाम में अक्सर सवाल बनते हैं दोस्तों, इन सहायक नदियों को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इन्हें बाएं और दाएं तट के हिसाब से बांट लें। तो देखिए, चंबल के बाएं तट यानी लेफ्ट बैंक से जो मुख्य नदियां आकर मिलती हैं वो हैं बनास, मेज और ब्राह्मणी। और वहीं दाएं तट यानी राइट बैंक से आकर मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं काली सिंध, पार्वती, शिप्रा और कूनो। इनको आप अलग अलग याद रखिएगा। अब इन सभी ट्रिब्यूटरीज में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लंबी सहायक नदी है वो है बनास नदी। दोस्तों, बनास नदी को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, हमने नदी और उसकी सहायक नदियों की बात कर ली। अब बात करते हैं उन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की जो इस नदी पर बने हैं, यानी चंबल नदी पर बने बांध। ये बांध राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों के लिए बहुत जरूरी हैं। स्टूडेंट्स, मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो मैं अभी बताने वाला हूँ ये क्रम एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो इसे बहुत ध्यान से याद कर लीजिए। चंबल नदी पर दक्षिण से उत्तर की तरफ, यानी नदी जैसे जैसे बहती है उस दिशा में कुल 4 बड़े बांध बने हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में आता है गांधी सागर बांध, फिर नदी राजस्थान में आती है और आता है राणा प्रताप सागर बांध। उसके बाद जवाहर सागर बांध और सबसे आखिर में
कोटा बैराज। ये ऑर्डर आपको भूलना नहीं है। दोस्तों, इन चारों बांधों में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और यहाँ से भी सवाल बनता है। जो पहले 3 बांध हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, इन तीनों का मेन मकसद है बिजली बनाना, यानी जल विद्युत उत्पादन। लेकिन जो चौथा और आखिरी बांध है कोटा बैराज, वो सिर्फ और सिर्फ सिंचाई के लिए बनाया गया है। इससे बिजली नहीं बनती। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। चलिए दोस्तों, अब कुछ और छोटे छोटे लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी फैक्ट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं जो चंबल नदी से जुड़े हैं। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान का जो सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, चूलिया जलप्रपात, वो कौन सी नदी पर है? जी हाँ, वो चंबल नदी पर ही है और ये चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में स्थित है। ये एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। दोस्तों, चंबल नदी सिर्फ पानी या बीहड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ पर जो नेशनल चंबल सैंक्चुरी है, वो खास तौर पर घड़ियाल, मगरमच्छ और जो हमारी गंगा डॉल्फिन है, उनके संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, राजस्थान का एक बहुत प्रसिद्ध किला है भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जिसे जल दुर्ग भी कहते हैं। ये किला चंबल और उसकी सहायक नदी ब्राह्मणी के संगम पर बना हुआ है। सोचिए, नदियों ने इसे एक नेचुरल सुरक्षा कवच दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये थी चंबल नदी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी। अब चलिए, जाने से पहले जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उनको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं ताकि वो आपको अच्छे से याद हो जाएं। तो दोस्तों, याद क्या रखना है? पहला, उद्गम मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ी। दूसरा, संगम उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से। तीसरा, 4 बांध दक्षिण से उत्तर के क्रम में, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। चौथी बात, सबसे लंबी सहायक नदी है बनास। और 5वां, इसकी खास पहचान बीहड़ या उत्खाद भूमि। ये 5 पॉइंट तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। तो दोस्तों, ये थी चंबल नदी पर हमारी आज की डिटेल्ड क्लास। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी काम आएगी। ऐसे ही राजस्थान जीके के और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।